नमस्कार साथियों। कल हम बात कर रहे थे विशेषकर इस बिंदु की कि आधुनिक काल का अध्ययन कैसे किया जाए। कल के अधूरे कार्य को आज आगे बढ़ाते हुए आधुनिक काल का अध्ययन जब हम करते हैं तो कुछ पड़ाव है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं भारतेंदु काल। इसके बाद हम सभी जानते हैं कि हम द्विवेदी काल का अध्ययन करते हैं। इस प्रक्रिया में आगे चलते हैं तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता का अध्ययन करते हैं। समकालीन कविता आज तक जो कविता का दायरा चल रहा है, हम समकालीन कविता के दौर में हैं। ये छायावाद के पश्चात एक विशेष अवधारणा आती है, वो उसको कहते हैं छायावादोत्तर। पर वो छायावादोत्तर साहित्य जो है, छायावादोत्तर जो हम कविता पढ़ते हैं वो मुख्य धारा में नहीं आता, क्योंकि वो छायावाद के बाद शुरू हुआ और प्रगति, प्रयोगवाद, नई कविता के समानांतर चलता है। इस क्षेत्र में दो धाराएं बनती हैं, हम सब जानते हैं। व्यक्तिगत परिणयमूलक काव्यधारा इधर आती है राष्ट्रीय स्वच्छंदतावादी काव्यधारा, जिसमें दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, 10-12 कवियों का हम विशेषकर अध्ययन करते हैं। ये सब हम जानते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जब आधुनिक काल का अध्ययन करते हैं जिसमें सबसे अधिक सवाल आते हैं, यदि हम मान के चले कि हिंदी साहित्य के इतिहास से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो अकेले 30 सवाल आधुनिक काल से आते हैं। और मैं सिर्फ आपको इस क्षेत्र में थोड़ी सी आपकी रुचि पैदा हो जाए तो मैं आपको बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि जब हम इन कालखंडों का अध्ययन करते हैं तो किस पद्धति से, किन बातों को ध्यान में रख करके हमें इनका अध्ययन करना चाहिए। ये मेरा मुख्य विषय है। सबसे पहले तो आधुनिक काल, इसका अर्थ क्या है? महज एक शब्द नहीं है आधुनिक। आधुनिक होना भी अपने आप में एक नवीन क्रांतिधर्मिता रही है। जब हम ये कहते हैं कि हम मध्यकालीन साहित्य से आधुनिक साहित्य में प्रवेश कर रहे हैं तो मध्यकालीन बौद्ध, सामंतों का, धर्म का, ईश्वर का वर्चस्व और उस वर्चस्व से मुक्ति पाकर जब हम मानव मात्र की समस्याओं का अध्ययन साहित्य में करने लगते हैं तो हमारे साहित्य का स्वरूप आधुनिक हो जाता है। इसलिए जिसे हम आधुनिक साहित्य कहते हैं उसमें धर्म और ईश्वर के लिए उतना स्थान नहीं है, राजनीतिक दरबारों के लिए स्थान नहीं है। वहाँ आम मनुष्य, किसान के झोंपड़े, कहते भारतेंदु ने सबसे बड़ा काम ये किया कि राज दरबारों से और बड़े बड़े धर्म के मठों से हिंदी कविता को निकालकर किसानों के झोंपड़ों की तरफ प्रवाहित कर दिया। जहाँ समाज की चिंता और राष्ट्र की समस्या पर प्रमुखता से विचार किया जाने लगा तो हमारा साहित्य आधुनिक हो गया। दिलचस्प संयोग की बात है कि जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका भी आधुनिक काल लगभग हम 1857 की शुरुआत से मानते हैं। अंग्रेज़ों ने देश में राष्ट्रीय एकता की भावना तो पैदा कर ही दी थी, यद्यपि वो उनके नफ़रत के प्रति पैदा हुई थी। ये राष्ट्रीय एकता की भावना इससे पहले साहित्य में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यही चीज़ है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड हम भले ही 4 कर दें, लेकिन मोटे तौर पर साहित्य के हम इतिहास में 3 ही भाग करते हैं। प्राचीन काल, जिसे हम आदिकाल कहते हैं, मध्यकाल जो हमारा भक्तिकाल और रीतिकाल को समेटता है,
क्योंकि रीतिकाल भी जो है वो उत्तर मध्यकाल है, और जो पूर्व मध्यकाल है वो आपका भक्ति काल है, और आधुनिक काल। तो कोई हमसे पूछता है कि भाई आधुनिकता से मतलब क्या है, तो आधुनिकता एक विशेष टर्म, एक अवधारणा है कि जब साहित्य में मनुष्य मात्र की समस्याओं का अध्ययन किया जाने लगा, वो हमारे साहित्य का स्वरूप आधुनिक होता है, जिसमें राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना मुख्य तौर से उजागर होती है, नवजागरण के स्वर देखने को मिलते हैं। ये आधुनिक है। जब हम भारतेंदु काल पढ़ते हैं तो हम मुख्य तौर से क्या करते हैं कि भारतेंदु काल के कवियों की एक लिस्ट बना लेते हैं मोटे तौर पर कि भारतेंदु हैं, ये प्रेमघन, ये प्रताप नारायण मिश्र हैं, 2 4 5 कवियों के नाम जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास को लपेटकर उनकी रचनाओं को याद करने में टाइम लगाते हैं। करना भी है, फैक्चुअल क्वेश्चन, तथ्यात्मक आते भी हैं सवाल। कंसवद किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की। घुमाकर पूछ लेगा भारतेंदु काल में खड़ी बोली में ऐतुकांत में लिखी रचना कौन सी है? वो भी कंसवद। काव्य रूप पूछ सकता है। लेकिन आपको इंटरेस्ट, रुचि पैदा करने के लिए इस बात पर विशेष बल देना है कि ये जो भारतेंदु काल आया, इसके आने की जो बातें कुछ तो हमने अभी की है, इसके अलावा इस भारतेंदु काल की कौन कौन सी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो आधुनिक साहित्य में पहली बार परिलक्षित हुई, और जो इसकी प्रवृत्तियां हैं वो द्वितीय काल की प्रवृत्तियों से कहाँ टकराती है, कहाँ सामंजस्य बिठाती है, कहाँ चीज़ें अलग हैं। इस पर जब आप विचार करोगे तो आपको एक कोमल अनुभूति साहित्य के साथ होने लगेगी। अब देखिए, प्रारंभिक दौर में तो औपनिवेशिक जो शासन है उसके स्वरूप का हमें ठीक से पता भी नहीं था, और फिर ये बात भी सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती जो नीतियाँ रही हैं वो थोड़ी उदारवादी भी रही थी। हमें तो ये समझने में ही बहुत बड़ा समय लगा कि ये अपने हितों को साधने के लिए यहाँ आए हैं, व्यापार करने के लिए आए हैं, ये शासन जमाने के लिए आए हैं। इसका एक बड़ा प्रभाव भारतेंदु कालीन कविता में ये पड़ता है कि भारतेंदु कालीन कविता में राजभक्ति का और देशभक्ति का द्वंद्व आता है। ये चीज़ विशेष ध्यान रखो। भारतेंदु काल की शुरुआत को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत है। 1850 में मिलता है, 1857 में मिलता है। रामविलास शर्मा तो वास्तविक शुरुआत 1868 से मानते हैं। भारतेंदु के जन्म से लोग मानते हैं 1850 से। वो एक दूसरा पहलू है। लेकिन भारतेंदु काल की जो समाप्ति है, उस समाप्ति में किसी को कोई डाउट नहीं है कि वो समाप्ति 1900 ईस्वी तक चलती है। भारतेंदु काल 1900 में समाप्त क्यों हुआ? 1985 में हो जाना चाहिए था, वो 1885 में हो जाना चाहिए था, क्योंकि भारतेंदु का देहांत तो 1885 में हो गया। किसी कवि के देहांत से युग का अंत नहीं होता है। युग का अंत प्रवृत्तियों के बोध के अंत से होता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो भारतेंदु कालीन कविता में राजभक्ति का और देशभक्ति का जो द्वंद्व देखने को मिलता है वो उस साहित्य की एक बड़ी विशेषता है। और वैसे भी अभी अभी हमने आंखें खोली हैं, सर उठाकर जीने का साहस कर रहे हैं। एकदम से औपनिवेशिक शासन का आप विरोध करने का सामर्थ्य भी नहीं ले पाए। तो इन कवियों ने राजभक्ति के मुलम्मे में देशभक्ति का वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास तो किया। तो मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ, एक समय ऐसा आया 1900 ईस्वी में, जब द्वितीय काल की शुरुआत 1900 ईस्वी में होती है। द्वितीय काल तक आते आते कवियों को लगने लगा कि हमको राजभक्ति की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है। तो देखिए आप, भारतेंदु काल राजभक्ति और देशभक्ति के साथ संवेदना को लेकर आगे बढ़ता है। आपने सबने सुन रखा होगा, वो बहुत चर्चित पंक्ति है भारतेंदु की, अंग्रेज राज साज सजे सुख भारी, पैधन विदेश चले जाते अति ख्वारी। ये दुखदायक है कि हमारा धन का निष्कासन हो रहा है। लेकिन द्वितीय काल तक आते आते इतनी उग्र राष्ट्रीय चेतना विकसित हो चुकी है कि नाथूराम शर्मा शंकर साफ कहते हैं, देशभक्त वीरों मरने से नए को न डरना होगा। अब द्वितीय काल की कविता में राजभक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। इसे आप भारतेंदु काल की न्यूनता कह सकते हो कि वो राजभक्ति के साथ चलती है, पर वो युग की आवश्यकता थी।
एक समय तक आते आते उसकी आवश्यकता नहीं रह गई थी, एक नया कालखंड आया। ये बदलाव, ये मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि कैसे मूल्य बदल रहे हैं इतिहास और समाज की पृष्ठभूमि में, इन मूल्यों को आपको यदि ध्यान रख करके जब तुलनात्मक विश्लेषण करोगे, कवि भी याद होंगे, कवि की रचनाओं के नाम भी तुरंत तुरंत याद हो जाएंगे। और आपकी विशेष बात है रुचि पैदा करना। ज्ञानी आप बाद बनते हो, पहले आपके हृदय में उस विषय के प्रति रुचि आती है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप रुचि को पकड़ने की कोशिश करें, बस ज्ञान तो फिर वो स्वतः आएगा, स्वतः स्फूर्त होगा। तो खैर, आप देखेंगे कि द्विवेदीकालीन कविता में सामाजिकता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, और सामाजिकता की प्रवृत्ति तो द्विवेदी काल में भी है, बल्कि घोरतम रूप में है, ज़्यादा ही है। भारतेंदु कालीन कविता की जो भाषा है वो ब्रजभाषा है, वो आपको पता है। द्विवेदीकालीन कविता ने ब्रजभाषा को मना कर दिया। नहीं भाई, अखंडित राष्ट्रीय एकता चेतना की जो भावना है वो ब्रजभाषा में नहीं आ सकती। कोयल सी कूकती ब्रजभाषा में राष्ट्रीय उद्दाम आवेगों की अभिव्यक्ति ब्रजभाषा में नहीं हो सकती, महावीर प्रसाद द्विवेदी मानते हैं। तो द्विवेदी काल ने आकर के सबसे पहला काम ये किया कि जो खड़ी बोली है वो कविता की भाषा स्थापित हो गई। तो जो भारतेंदु काल में हम देखते हैं कि काव्य की भाषा तो ब्रजभाषा है, खड़ी बोली जो है वो गद्य की भाषा बनती है। तो इस प्रकार से संवेदना और संस्कार को लेकर जो द्वंद्व, भाषिक शिल्प की संरचना को लेकर जो द्वंद्व भारतेंदु कालीन कविता में दिखता है वो द्विवेदी कालीन कविता में नहीं दिखता है, क्योंकि द्विवेदी कालीन कविता में अब गद्य और पद्य दोनों की भाषा का एक ही समाहार हो गया, खड़ी बोली। इसलिए कविता का मूल्य बदलता है, और इसलिए एक कालखंड को जाना पड़ता है और दूसरे कालखंड को मित्रों आना पड़ता है। ये जाना और ये आना, ये बड़ी भयानक क्रियाएं भी हैं। खैर, भारतेंदु काल छंदों का प्रयोग करता है, परंपरागत छंदों को लाता है, दोहा सोरठा कवित्व उसके साथ एक जनपदीय भाषा का प्रयोग करता है। नवीन छंदों का प्रयोग आप देखेंगे कि बांग्ला का प्यार छंद है, लोक संगीत की कजरी शैली है, इनका अभी उन्होंने मसीद वसीदा और उर्दू का जो है शेर का प्रयोग किया है। जनपदीय भाषा तो ऐसी है कि भीतर भीतर सब रस्चों से, हंस हंस के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज ऐसा जन्ना अंग्रेज। ये है व्यंग्यात्मक, हास्य व्यंग्यात्मक शैली, और इस हास्य व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा अंग्रेजों के प्रति न आक्रोश की अभिव्यक्ति की गई है, बल्कि जो सामाजिक भेदभाव और बुराइयां हैं उनकी भी गहरी आलोचना की गई है। डॉक्टर नगेंद्र ने तो इस संदर्भ में नाम ही दिया है कि भारतेंदु काल पुनर्जागरण काल है, और ये जागरण की चेतना द्विवेदी काल में उत्तरोत्तर बढ़ जाती है कि ये जागरण सुधार काल है। हम अपना जागरण भी करते हैं, अपना परिमार्जन भी करते हैं। भारतेंदु कालीन कविता में आपको श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति दिखाई देगी। भारतेंदु साफ लिखते हैं और थोड़े रसिक प्रवृत्ति के भी हैं। अभी तो हाल ही में एक मल्लिका उपन्यास काफ़ी चर्चित है, चल रहा है, आपने पढ़ा होगा, भारतेंदु के ऊपर लिखी गई रचना है, पिए पियारे तिहारे निहारे बिना। लेकिन द्विवेदी काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे ही सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं 1903 में, ये ध्यान रखना, ऐसा लगता है कि 1900 से द्विवेदी काल शुरू हुआ तो ये 1900 से ही सरस्वती पत्रिका के संपादक बन गए। नहीं, संपादक बनते 1903 में, और 1920 तक वो संपादक रहते हैं, भले ही द्विवेदी काल 1918 में समाप्त हो जाता है। तो श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति का विरोध करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी साफ कहते हैं, 1903 में जैसे वो संपादक बनते उन्होंने कवि कर्तव्य के नाम से एक निबंध लिखा, कवि कर्तव्य, और उसमें लिखा कि चींटी से लेकर हाथी तक, भिक्षुक से लेकर राजा तक, बिंदु से लेकर अनंत जल राशि पर्यंत, अनंत पर्वत, अनंत झरने, अनंत पहाड़, अनंत आकाश, अनंत धरती,
सभी पर कविताएं हो सकती हैं और की जानी चाहिए। बहुत हुआ ये नायिकाओं के दो हाथ के शरीर के गतागत की पहेलियां बुझाने में जो श्रृंगारिकता के दायरे में जो खेल चलता है, उसकी आज आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रखर राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता है। इसलिए आप देखेंगे कि भारतेंदुकालीन कविता जिस श्रृंगारिकता को लेकर चलती है, द्विवेदीकालीन कविता में श्रृंगारिकता उस स्तर पर नहीं है। द्विवेदी काल की तो विशेषता ही बनती है कि नैतिकतावाद का साम्राज्य है, यहाँ आदर्शवाद है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। उपदेशात्मकता द्विवेदीकालीन कविता की विशेषता है। और यही कारण है कि जब जूही की कली को लेकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास निराला पहुंचते हैं, महाप्राण अपराजय निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी उनकी कविता को एक तरफ फेंक देते हैं। जूही की कली नहीं छापते हैं। अरे ये कविता छापने के लायक कहाँ से है? प्रश्न बनते हैं यहाँ से, किस कारण से छापने से स्वीकार कर दिया? हालांकि बाद में वो सुधा पत्रिका में छपी, सरस्वती में नहीं छपी। नो, क्योंकि नायक ने चूमे का पोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को इस कविता में जो श्रृंगारिकता, जो रोमानित का भाव वो दिखा, उसी कारण उन्होंने इसी कविता को छापने से मना कर दिया। ये वही महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जो 1914 ईस्वी में भोजपुरी में लिखी कविता अछूत की शिकायत हीरा डोम, उसको छापने के लिए तो खुश हैं, तैयार हैं, छाप दी। एक बार नेट में क्वेश्चन आया था कि कब प्रकाशित हुई, 1914 में, लेकिन जूही की कली को नहीं छापा। और उसी समय निराला के हाथ में एक और रचना थी, वो थी हिंदी और बांग्ला का तुलनात्मक व्याकरण का अध्ययन, उसको तुरंत छाप दिया। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि साहित्य ज्ञान राशि का संचित कोश है। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ये कहते रहे कि साहित्य की चेतना में वह शक्ति अंतर्निहित होती है कि जो कार्य बड़ी बड़ी तलवारें, बम और तोप नहीं कर सकते, वह कार्य साहित्य कर देता है। और ये कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को साहित्य के माध्यम से कराना है। मूल्य बदलते हैं, कवियों की विचारधारा बदलती है, सामाजिक परिस्थितियां बदल जाती हैं, ऐतिहासिक युग चेतना करवट ले लेता है और इस प्रकार साहित्य की संवेदना बदल जाती है। इन बिंदुओं के आधार पर और इस परिवर्तन के बिंदुओं को ध्यान में रखकर जब आप आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा उत्साह स्वतः मिलता रहेगा और ज़्यादा बेहतर आप कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि छात्र जीवन में अध्ययन की ये पद्धति भी मेरी थी। मित्रों, व्यवहारिक जीवन में तुलना करना वो बेकार चीज़ है। इसके पास तो ऐसा है, मेरे पास तो ऐसा नहीं है, इसकी गाड़ी बढ़िया, मेरी गाड़ी बेकार, इसकी लाड़ी बढ़िया, मेरी लाड़ी ऐसी। लेकिन साहित्य में बिना तुलना के आपके अंदर आलोचनात्मक बोध पैदा नहीं होगा। अज्ञेय को बिना समझे आप मुक्ति बोध को नहीं समझेंगे, नागार्जुन को बिना समझे आप निराला को नहीं समझेंगे। तुलना कीजिए कवियों की, परिस्थितियों की, युगों की। मैं तो कह रहा हूं कि एक रचनाकार की संपूर्ण रचना धर्मिता में तुलना कीजिए। तुलना कीजिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी किस रचना में किस स्वरूप से उभर करके आ रहे हैं। तुलना कीजिए कि वो एक संपादक भी हैं, वो एक आलोचक भी हैं, वो एक निबंधकार भी हैं, वो एक कवि भी हैं, वो कहाँ ज़्यादा बेहतर रहे हैं। इन बिंदुओं पर भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। चूँकि भारतेंदुकालीन जो कविता की मुख्य भाषा ब्रजभाषा है, इसलिए हमको उन रचनाओं पर विशेष ध्यान देना है जो खड़ी बोली में लिखी गई। और चूंकि द्विवेदी काल की जो मुख्य भाषा खड़ी बोली बन गई थी, तो हमें उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है जो ब्रजभाषा में आई। लाइट ऑफ एशिया जो अनुवाद है बुद्ध चरित्र के नाम से शुक्ल ने किया है, उसकी भाषा ब्रजभाषा है और प्रश्न कई बार आता रहता है।
अनुवाद की प्रवृत्ति हमको भारतेंदु काल में भी देखने को मिलती है और द्विवेदी काल में भी देखने को मिलती है, लेकिन तुलनात्मक रूप में द्विवेदी काल में अनुवाद की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। एक समस्या पूर्ति है जो मनोरंजन से जुड़ा हुआ पहलू है। वो समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति मुख्य तौर से भारतेंदु काल में दिखती है। द्विवेदी काल में तो हम ये कह सकते हैं कि ना के बराबर है, आप ये भी मानिए कि नहीं मिलती है। ये प्रश्न अपने आप में बहुत गहरे सवाल उठा देते हैं कई बार, तो इन बिंदुओं को हमें ध्यान रखना है। द्विवेदीकालीन कविता की एक प्रवृत्ति है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता, हुबहू यथार्थ का फैलाव लिखे गए जो अभिधेयार्थ में लंबे लंबे जो आख्यान काव्य लिखे गए हैं उसको बोलते हैं इतिवृत्तात्मकता। द्विवेदीकालीन कविता में और भारतेंदुकालीन कविता में जब एक बिंदु पर तुलना करते हैं तो एक प्रकृति के रूप की यदि चर्चा की जाए तो हिंदी साहित्य में आदिकाल से लेकर के आप सरहपा के पास से जाइए और ऑलमोस्ट पूरे युगों में घूम जाइए, प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप ज़्यादा चर्चित हुआ है। देखिए, प्रकृति के बहुत सारे रूप होते हैं। प्रतीकात्मक रूप, आलम्बन रूप, उपदेशात्मक रूप, अलंकारिक रूप। उद्दीपनकारी रूप का चित्रण ज़्यादा मिलता है जब हम प्रकृति के साथ अपने मन की सुख दुख की भावनाओं को जोड़ करके देखते हैं। जैसे उद्धव संवाद के दौरान गोपियों का एक वाक्य आता है, सूरदास की गोपी नाम आते ही आत्मा भाव विभोर हो जाती है। मधुबन तुमकत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न चरे। प्रकृति हरी भरी है, उसे देख करके गोपियों का जो विरह है और बहुत ज़्यादा उद्दीप्त हो रहा है, कृष्ण की और ज़्यादा याद आ रही है। कहते हैं ना वो जो निराला ने लिखा है कि दूर हो गई वह तान इसलिए मधुर हुए और काम। लेकिन एक होता है प्रकृति का आलम्बन रूप, प्रकृति का स्वतंत्र निरपेक्ष भाव से तटस्थ किया गया अंकन प्रकृति का आलम्बन रूप होता है। प्रकृति जहाँ स्वतंत्र विचरती है, अपनी भावनाओं को अपने पास रखो। शुक्ल जी ने कहा कि अपनी भावनाओं के रंग में डूबकर प्रकृति को देखा तो क्या देखा। ये प्रकृति का आलम्बन रूप हिंदी में पहली बार जो है वो भारतेंदु काल में प्रवेश करता है, लेकिन प्रवेश ही करता है। तुलनात्मक रूप से तो यहाँ भी प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप ज़्यादा मिलेगा, लेकिन प्रवेश कर गया आलम्बन रूप पहली बार। बहुत ना के बराबर छींटे सेनापति के यहाँ मिलते हैं, बिहारी के यहाँ तो कोई बिल्कुल एक दो दोहे मिल जाते हैं तो मिल जाते हैं, वरना उद्दीपन रूप ही चल रहा है। एक ग्रेड फर्स्ट में एक बार क्वेश्चन आया था कि बिहारी शास्त्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें आ गया कि प्रकृति का आलम्बन रूप मिलता है, गलत, उद्दीपन रूप मिलता है। आलम्बन रूप तो शुरुआत यहाँ से कर रहा है। और ये आपको पता ही है कि बाद में द्विवेदी काल में सिद्धार्थ पाठक ने प्रकृति के आलम्बन रूप को बड़े स्तर पर स्थापित किया। रजनी का उदय था, आटन का समय था, प्रकृति मुख शांत था। हर स्तर से परिवर्तन आप देखेंगे और इन परिवर्तन के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। समाज सुधार की भावना यहाँ भी है। भारतेंदु ने लिखा कि बहुत फैलाए हमने धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। प्रताप नारायण मिश्र की कितनी चर्चित पंक्ति है वो, बाल विधवा के ऊपर कितनी मार्मिक टिप्पणी उन्होंने की कि कौन करे जो नहीं कसकत सुने विपत्ति बाल विधवन की। और ये समाज सुधार की भावना द्विवेदी काल में तीव्र ही होती है, कम नहीं होती, तीव्र ही होती है। पुनरुत्थानवाद एक शब्द है, पुनरुत्थानवाद। अतीत के माध्यम से जब आप वर्तमान को सुधारने का प्रयास करते हैं, अतीत की महिमा के द्वारा वर्तमान को संबल देते दिखाई देते हैं, वो पुनरुत्थान की भावना वो आपको द्विवेदी काल में मैथिली शरण गुप्त के यहाँ भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगी। यहाँ हमको खड़ी बोली के बारे में हमने बात की कि वो काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो गई और ज़्यादा परिमार्जित हो गई। महावीर प्रसाद द्विवेदी गद्य के व्यवस्थापक आचार्य हैं। शुक्ल जी ने भी इस बात का स्वीकार सहज रूप में किया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाषा के व्याकरण परिमार्जन का सवाल जब जब उठता रहेगा तब तब महावीर प्रसाद द्विवेदी को याद तो किया जाएगा अविस्मरणीय रूप से। ये अलग बात है कि हिंदी गद्य को लेकर के प्रारंभ में भारतेंदु ने हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही हिंदी को नई चाल में डाल दिया था 1873 में।
बाद में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन्होंने भाषा का, गद्य का और व्याकरण सम्मत बनाया, परिमार्जन किया। इन मूल्यों को भी हमें ध्यान में रखना है। अब सवाल ये है कि द्विवेदी काल आया और 1918 तक रहा। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि 1916 तक रहा। 16 में तो वो जूही की कली भ्रम पैदा कर देती है कई बार कि यार वो 1916 में आ गई थी, वो प्रथम स्वच्छंदतावादी कविता है, छायावाद की, चलने दो ना। 1918 व्यवस्थित रूप से गणपति चंद्र, बहुत सारे विचारकों का मानना है कि जो झरना का प्रकाशन हुआ जयशंकर प्रसाद का, झरना बह निकला। आजकल तो बारिश नहीं हो रही तो झरने भी नहीं आ रहे हैं, खोजते रहते यार कहाँ तेरे आस पड़ोस में झरना बह रहा है तो बता भाई। लेकिन इस झरने ने तो छायावाद को शुरू कर दिया। कई बार मैं विचार करता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि जो छायावाद है इसको आने की आवश्यकता क्या पड़ी? कि द्विवेदी काल से काम नहीं चल रहा था? अच्छा भला खासा तो कालखंड रहा है, प्रबंध शिरोमणि यहाँ मौजूद हैं। आप देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त ने 19 खंड काव्य और महाकाव्यों की सृष्टि की, जो अलग से साकेत और वो सब आपको पता है, विदित है। जय भारत विष्णु प्रिया, महाकाव्य लिखे, खंड काव्य लिखे, प्रबंध शिरोमणि की उपाधि पाई। यहाँ तो उतने प्रबंध भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। छायावाद क्यों आया? और ये चिंतन आपको करना चाहिए कि हमारी असली प्रॉब्लम क्या है। हमारे सामने मैटर होता है और हम सीधा रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। चिंतन कौन करेगा? चिंतन आप ऐसे सोचिए कि मुझे एक आलोचक बनना है, एक अच्छा आलोचक बनना है, अपने आप ही एक अच्छे अध्यापक बन जाओगे। तो खैर, छायावाद, एक बात बताइए आप लोग, महसूस कर रहा हूं आपको, हालांकि ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए कि अब जब तक 100-150 बच्चों की क्लास मेरे सामने ना हो तो बोलने में भी दिक्कत आती है। लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे सामने नहीं हैं। लेकिन मित्रों, मैं अपने आप को इस प्रकार से तैयार कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने उपस्थित हैं, इसलिए मुझसे बोलने का साहस हो रहा है। बाकी प्रोफेशनल लैंग्वेज में जानता भी नहीं हूँ, ये विदिता आपको भी है, पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि द्विवेदी काल में इतनी तीव्र राष्ट्रीय चेतना को आप लाओगे, और नाथूराम शर्मा शंकर आपसे जब ये कहेंगे कि देशभक्त वीरों, मरने से न को न डरना होगा, तो क्या अंग्रेज लोग ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? तो उस समय देश पर मरने की बात का मतलब अंग्रेजों की नज़रों में तो क्या है? आतंकवाद, देशद्रोह। हमारी नज़रों में क्या है? देशभक्ति। तो क्या किया उन्होंने? तो उन्होंने 1910 में प्रेस विज्ञप्ति अधिनियम बनाया। उसके तहत उस समय जो भी राष्ट्रवादी चेतना की रचनाएं, मसलन प्रेमचंद का सोचे वतन कहानी संग्रह जब्त कर लिया, क्योंकि दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कौन है? जो अपने देश के लिए एक लहू की धार बहा दे। और गुदड़ी का लाल वो देश का अनमोल रत्न है। भारत भारती जैसी नवजागरण की तीव्र रचनाएं जब आने लगी और ब्रिटिश सरकार उनको प्रतिबंधित करने लगी, तो भाई लोगों, जब रचनाकार अपनी कहने की आज़ादी ही भूल जाएगा, जब रचनाकार लिख ही नहीं पाएगा और उसकी रचनाएं जनमानस तक संप्रेषित ही नहीं होगी, तो साहित्यकार अपनी राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति किस प्रकार से करेंगे? तो इन कवियों की, बुद्धिजीवियों की विचारधारा जनमानस तक संप्रेषित हो, यह भी तो एक बड़ा सवाल था। इसी सवाल का जवाब देने के लिए छायावाद आया। ठोस रूप से आपको दिखाई भले न दे रहा हो, लेकिन इसकी छाया, प्रतिबिंब जो पड़ रहा है, वो आपको बहुत कुछ दे रहा है। इतना कुछ दे रहा है जो ठोस आकृति भी आपको नहीं दे पाती है। छायावाद ने एक ऐसा रास्ता अपनाया
लोटा भी मेरा जैसा है, हालांकि लोटा तो तुलसीदास का ही है, लोटा तुलसीदास का, लाख टका को मोल। खैर, छायावाद ने एक ऐसा नया रास्ता अपनाया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य रूपी भयंकर अजगर भी मर जाए और लाठी पे खरोंच भी न आए। इसके लिए लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता, दो शब्द ध्यान रखो। क्या बोला मैंने? लाक्षणिकता और प्रतीकात्मकता, इसके माध्यम से अपनी बात कहना शुरू किया। अब ये अंग्रेज क्या समझेंगे? अंग्रेज तो वैसे भी आए हुए वो यू आर यू डू नो दिस दैट और बहुत कुछ। एक कविता लिखी प्रथम रश्मि, पंत ने, आपको विदित है। प्रथम रश्मि काना रंगनी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ ए बाल व्यंगनी पाया तूने यह गाना। कुछ लोग, अंग्रेजों को छोड़ो, कुछ भारतीय आलोचकों को ही भ्रम होने लग गया कि यार ये क्या लिख रहा है, चिड़िया, पत्ते, रंगनी। अरे नहीं, आप देखिए कि छायावाद दो विश्व युद्धों के बीच की कविता है। ऐसे दौर में जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे हमारे देश के लाल फांसी के तख्तों पर झूलकर इतिहास के पन्नों को खून से रंग रहे हों, ऐसे में कौन कवि ये चिड़िया फूल पत्ती पर लिखने बैठ जाएगा? भाई, कवि कहना चाह रहा है प्रतीकों में। ये रश्मि नवजागरण का प्रतीक है और वो बाल विहंगनी, वो उस नवजागरण के, वो नवयुवक, वो नवजागरण के पहलू, वो देशभक्त वीर जो अपने देश के लिए मर मिटने को उद्यत हो गए। कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना, गाना नवजागरण का गीत। और कवि पूछना चाह रहा है, हे देश के नवयुवकों, मर मिटने की, स्वाधीनता प्राप्ति की ये संकल्पना जो आपने पाई है, ये गाना जो सीखा है, कहाँ से सीखा है? क्या ये आपने फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों को स्वीकार लिया? कहीं आपको अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति तो प्रभावित नहीं कर रही है? रूस से, चीन से, किस देश की आज़ादी से, वियतनाम स्वतंत्रता संग्राम से, कहाँ से आज़ादी की संकल्पना को तुमने पाया है? ये होती है लाक्षणिकता और प्रतीकात्मक शैली। अब निराला जी जो लिखते हैं कि सिंगू की मांद में घुसाया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। अब स्यार जो यहां घोषित रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन है, नामवर जी ने साफ इंगित किया है। अब लेकिन यदि स्यार की जगह अंग्रेज शब्द का प्रयोग कर दो तो क्या रचना प्रतिबिंबित नहीं हो जाएगी? प्रतिबंधित नहीं हो जाएगी? वो बिल्कुल हो जाएगी। अपनी बात को इस तरीके से कहना छायावाद की एक बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आपने वो कविता पढ़ी है, पेशोला की प्रदोगनी? जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं? वो कविता का बहुत शानदार, उसका ओज गुण वाला वर्चस्व आता है कि साधना पिशाचों की बिखर चूर चूर होकर धूली सी उड़ेगी किसी द्रप्त फुतकार से। ये पिशाच, ये राक्षस, ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति को व्यंजित करने वाले शब्द हैं। इस प्रकार छायावाद जिस लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, जो अपनी लाक्षणिक वक्रता को लेकर के आता है, जो एक विशिष्ट शैली को लेकर आता है, आप देखिए, आप विचार कीजिए कि 1918 से लेकर के 1938 का जो दौर है, आप ध्यान रखना, इसको लोग कुछ 36 गलती से मान लेते हैं अंत को। छायावाद का अंत 36 में नहीं है। 36 में तो महान रचनाओं का जन्म हो रहा है, राम की शक्ति पूजा जैसी रचनाएं आ रही हैं। 36 में अंत किस आधार पर मानते हो आप? 38 रूपाप पत्रिका जो प्रगतिशील पत्रिका है, उसके आगमन के साथ ही छायावाद का अंत होता है। भ्रम इसलिए होता है कि वो पंत ने युगांत लिख दिया 1936 में, मतलब छायावाद के अंत का घोषणा पत्र है, चलो साहब इसे ख़त्म करो। नहीं, ख़त्म मत करो, ख़त्म अपने 2 नंबर हो जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको ऐसी कोई रचना याद आती है कि जो 1918 से 1938 के बीच छायावादी काव्य को ब्रिटिश सरकार ने जब्त किया? कैसे करेंगे? समझेंगे क्या?
या तो हमारे भारी भारी आलोचकों को समझने में दिक्कत आ रही है। रामचंद्र शुक्ल रहस्यवाद के विरोधी हैं और रहस्यवाद को देख करके बहुत भड़कते हैं। महादेव वर्मा की कविता आई थी उस पार। महादेव वर्मा रहस्यवाद की बड़ी कवित्री है, आपको पता है, और रामचंद्र शुक्ल ने महादेव वर्मा पर लिखा भी बहुत कम है, पूरा 1 पेज भी नहीं लिखा है, जबकि पंत पर 18 पेज लिख दिए हैं। कुसुम दल से वेदना के दाग को आंसू से पहुंचती जब आंसू से रश्मियां, चौक उठती तारिकाएं चकित सी अनजान सी, जब बुला जाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है। इस प्रकार की जो शब्दावली महादेव वर्मा की रचना में आता है, रहस्यवाद जो भावना आती है, उस पार कविता छपी तो शुक्ल जी बड़े नाराज हुए। मैं आपको रहस्यवाद नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि छायावादी कविता रहस्यवाद के आलोक में चलती है। पर मित्रों, महादेव वर्मा का रहस्यवाद और महादेव वर्मा की विरह वेदना, इन दोनों का संबंध या तो नारी मुक्ति के प्रयोजन से जुड़ा हुआ है या तो देश की आज़ादी की संकल्पना मात्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि छायावाद में रहस्यवाद आता भी है तो कृपया करके उसे मध्यकालीन भावबोध से ना जोड़े, मतलब उसको अलौकिकता से ना जोड़े। उसका मूल प्रयोजन लौकिक ही है। उस पार कविता में महादेवी जी लिखती हैं, सुना है मैंने उसके पार बसा है सोने का संसार, जहाँ के हंसते व्यगललाम मृत्यु छाया का सुनकर नाम, धरा का है अनंत श्रृंगार, कौन पहुँचा देगा उस पार। शुक्ल जी को ये बात कुछ जमती नहीं है। इस पार, अरे हरिवंश राय बच्चन से पूछो ना आप उस पार क्या है, वो बताएगा। उस पार प्रिय मधु हो तुम हो, इस पार न जाने क्या होगा है? इस पार प्रिय तुम हो, मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। उसको उस पार जाने की आवश्यकता ही नहीं है। महादेवी जा रही हैं उस पार, तो कहीं न कहीं इस पार कुछ बुनियादी समस्याएं हैं। इस पार पराधीनता है, उस पार स्वाधीनता की गहरी आकांक्षा है, जहां के पक्षी मात्र भी मृत्यु के भय से मुक्त है। ललाम एक आभा है वहां। और यदि आप इसको रहस्यवाद को आत्मा परमात्मा से जोड़ रहे हो तो क्षमा करें, आपने पूरी कविता भी नहीं पढ़ी है। इसके बिल्कुल नीचे महादेवी लिखती है कि तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार, विसर्जन ही है कर्णाधार, वही पहुंचा देगा उस पार। जीवन रूपी नौका को राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन रूपी समुद्र में ले जाओ, निछावर कर दो अपने आप को कि तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार, विसर्जन ही है कर्णाधार। बताइए आप, इस प्रकार के रहस्यवादी भावना में कहाँ अलौकिकता है? क्यों रामचंद्र शुक्ल को छायावाद की आलोचना ये कहकर करनी पड़ी कि जिसे हम छायावाद कहते हैं उसका संबंध रहस्यवाद से है, जिसका जुड़ाव है काव्य वस्तु से, और वो एक पश्चिम की विशिष्ट शैली मात्र है। ये कहकर शुक्ल जी ने छायावाद के साथ अन्याय किया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा नंद दुलारे वाजपेयी को, भले ही वो रामचंद्र शुक्ल के शिष्य रहे हैं। साफ कहते हैं छायावाद पश्चिम की एक शैली मात्र नहीं है, बल्कि एक नूतन सांस्कृतिक उद्भावना और स्वतंत्र विचार दर्शन की अभिव्यक्ति है। और ये कह करके उन्होंने छायावाद को हिंदी साहित्य में स्थापित किया। नंद दुलारे वाजपेयी पहले आलोचक हैं जिन्होंने छायावाद को स्थापित किया। बाद में नामवर सिंह जी ने छायावाद पुस्तक में उसके राष्ट्रीय परिजनों को जाहिर किया। अब मैं यही चाहता हूं कि मेरे शिष्य भी ऐसे बने जो यदि गुरु गलत है तो तार्किक ढंग से उसकी बात काट करके अपने वर्चस्व को स्थापित करे। मैं समझता हूं कि कोई शिष्य सही ढंग से यदि अपने गुरु की भी आलोचना करता है तो गुरु के लिए वो परेशान होने वाली बात कदापि नहीं हो सकती। उसे इतना आनंद मिलता है कि वो फूल उठता है।
और फिर आपका गुरु तो पहले से ही फूला हुआ है, इसे और फुलाने की प्रक्रिया में अपना योगदान दे सको तो कोई समस्या नहीं है। तो मित्रों, चीज़ों की जड़ों में जाओ। ओए, जड़ से मेरे को एक बात याद आती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे संस्कृत समीक्षा शास्त्र में 6 सिद्धांत चलते हैं। उसमें एक वक्रोक्ति सिद्धांत है कुंतक का, जिसमें कल्पना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो उसमें कुछ सहृदयों के बारे में बात चल रही है। हालांकि सहृदय की अवधारणा तो आनंदवर्धन ने स्थापित की, लेकिन सच्चा सहृदय कौन है, कुंतक ने बड़ी मात्रा पर इस पर विचार किया है। तो एक गुलाब का फूल खिल रहा है और कुछ लोग वहाँ हैं, उसके सौंदर्य बोध को पूछ रहे हैं। तो एक ने कहा कि सौंदर्य इसकी सुगंध में है, एक कहता है कि सौंदर्य इसके रंग में है, इसका गुलाबी रंग देखिए आप। एक थोड़ा गंभीर सहृदय होता है, वो कहता है कि नहीं, इसका जो सौंदर्य बोध है वो इसके डंठल में है, तना में है, उसमें कांटे हैं, उस कांटों से इसकी पूरे पौधे की रक्षा है। और एक कहता है कि नहीं, सौंदर्य इसकी जड़ों में है, जड़ों में फैले खाद में है, जिसके रूप में पोषण पाकर पूरा पौधा लहरा रहा है, और ये है सच्चा सचतराम सहृदय। इस प्रकार के सहृदय हमको बनना है। और महादेव वर्मा की जो विरह वेदना है, हालांकि डॉक्टर नगेंद्र का तो ये कहना है कि जो महादेव वर्मा की विरह वेदना है वो उसके अदृत काम कुंठा की उपज है। अब बताओ भाई, देखो नगेंद्र एक विद्वान आदमी है। कई बार मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूँ कि विद्वान आदमी कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं कि अब ये समझने में दिक्कत आती है कि काम कुंठा की उपज। महादेव वर्मा का जीवन पढ़िए आप, कोई अभावों में ना रही, खूब पैसे वाले घर की, खूब अच्छे बोर्डिंग हाउसिंग कॉलेजों में रही, हॉस्टल में रही, पढ़ाई करी। अपने मन की प्रेरणा से ही उन्होंने विवाह भी ना करने का निश्चय लिया। मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूं। वेदना महादेव वर्मा के लिए व्यक्तिगत आधार नहीं है, उसका एक सामाजिक आधार है। युगों युगों से शोषित पीड़ित नारी की आत्मा अभिव्यक्ति महादेव वर्मा की विरह वेदना में चीख उठती है, और आपको उसका विरह व्यक्तिगत लगता है। ठीक कहा रामविलास शर्मा ने कि उनकी विरह वेदना आत्मगत नहीं है, सामाजिक है। मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा लुढ़का दो, मेरी छोटी सीमा में सारा अस्तित्व मिटा लो, पर शेष नहीं होगी मेरी प्राणों की पीड़ा। तुम मैं पीड़ा को ढूंढा तो मैं ढूंढूंगी पीड़ा। प्राणों की क्रीड़ा और पीड़ा, इस प्रकार आप देखिए कि आप श्रृंखला की कड़ियाँ पढ़िए। जो निबंध संग्रह है वो तो घोषित रूप से स्त्री अस्मिता विमर्श की शुरुआत मानते हैं विद्वान। वहाँ से कौन नहीं जानता शांत गीत का वो गीत कि मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिटा चली। ये एक बेबस नारी का इतना जीवंत बिंब यहां उभर के आ रहा है। तो महादेवी की विरह वेदना को व्यक्तिगत आधार से नहीं, बल्कि युगों युगों से शोषित पीड़ित पदलित नारी जो पुरुष वर्चस्ववादी सामंती समाज में हमेशा शोषणग्रस्त होती रही है, उसके संदर्भ में आप जोड़िए। ये बात ठीक है कि महादेवी की विरह वेदना में बहुत ज़्यादा पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा के तले दबकर महादेवी रोती सी सकती नहीं है, बल्कि निरंतर एक आनंद लोक की तरफ प्रस्थान करती रहती है। तभी तो वो कहती है कि मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूं। मधुर मुझको हो गए सब, मधुर प्रिय की भावना से हो गई आराध्य मैं विरह की आराधना से। महादेवी की पहचान ही बन गई। स्वाभिमान और संघर्ष की भावना इस विरह में कम नहीं है। विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, मैं क्यों पूछूं विरह निशा कितनी बीती क्या शेष रही। तो मित्रों, जो छायावादी कविता की विरह वेदना अभिव्यक्त हो रही है, उसका आधार व्यक्तिगत से ज़्यादा सामाजिक से जुड़ता है। ये बात सही है
कि छायावादी कविता में इस सामाजिकता वाले टर्म को हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि छायावादी कविता में वैयक्तिकता की प्रधानता ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत भाव प्रवणता पर ज़्यादा बल दिया है। लेकिन वैयक्तिकता, देखिए आप इस बात को समझिए, एक तो होता है व्यष्टि बोध और एक होता है समष्टि बोध। समष्टि बोध मतलब सामाजिक बोध और व्यष्टि बोध माने व्यक्ति बोध। लेकिन ये व्यष्टि बोध, ये व्यक्तिकता, छायावाद की जो वैयक्तिक चेतना है वो समाज विरोधिता नहीं है। मनु से साफ कहती है श्रद्धा कि औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। लेकिन एक प्रयोगवाद में व्यक्ति चेतना आती है, वो समाज विरोधिता है, वो सामाजिकता की विरोधी है। तो इन दोनों रूपों को आप ध्यान रखो। और मैंने अभी आपसे कहा कि जो विरह वेदना और जो रहस्यवाद के जो कॉन्सेप्ट हैं उनका संबंध लौकिक जगत से है। महादेवी को मुक्ति इसी लौकिक जीवन में प्राप्त करनी है। और सामंतवादी मानसिकता ने, एक तो देखिए आप, देश की गुलामी, ऊपर से सामंतवादी समाज की गुलामी, तो नारी तो दोनों के शोषण के बीच में पिस रही है, घर की चार दीवारी में पैक हो गई है। ये बात सही है कि द्विवेदीकालीन कविता ने नारी मुक्ति की काफ़ी स्तर से बात की, लेकिन उसी प्रकार से मुक्ति की बात इन्होंने की कि आदर्शवाद के दायरे में, कि नारी को घर से तो मुक्त कर दो, लेकिन 5 किलोमीटर के दायरे के बाद में आप चीन की दीवार बना दो, उसमें बाग बगीचे लगा दो और बोल दो कि नारी सुन बेचारी आज़ाद है, लेकिन दीवारों के बीच में। वो नैतिकता और आदर्शवाद की दीवारें, वो छायावाद को मैसर नहीं है। महादेवी साफ कहती है, हे धृत वाले पंख मन को तुम अंतहीन नभ होना, आत जाते मैं मिट जाऊं, पाउन पंथ की सीमा नहीं चाहिए। महादेव वर्मा साफ कहती है, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। तो एक व्यापक स्त्री मुक्ति चेतना से महादेवी के विरह वर्णन को जोड़ करके देखना है, क्योंकि केवल हमने याद कर लिया कि निहार रश्मि नीरजा शांत गीत या महादेव सिखाए, हमको याद हो गया, डेट भी याद हो गई। सवाल आजकल आते हैं कि महादेवी वर्मा की विरह वेदना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इस स्वरूप को समझिए। देखिए महादेव वर्मा की विरह वेदना सामंतवादी समाज से कैसे मुठभेड़ करती है। मेरी आहें सोती हैं इन ओटों की ओटों में, मेरा सर्वस्व छिपा है इन दीवानी चोटों में। ये दीवानी चोट आखिर देता कौन है, बताने की आवश्यकता नहीं है भाइयों। महादेवी ने एक बात जरूर कह दी, अंत अंत तक आते आते क्या करोगे, मार दोगे, मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी। फिर उसके बाद भी तो आप विचार कीजिए, फिर इतनी भ्रूण हत्या हो रही है समाज में, इतनी समस्याएं हैं महिलाओं के साथ, देने वाला वर्ग, हालांकि महिलाओं के शोषण में महिलाओं का भी योगदान कम नहीं होता, लेकिन घोषित रूप से तो पुरुष ही है। क्या कहती है महादेव वर्मा अंत तक आते आते, नहीं अब गाया जाता देव, थकी अंगुलियां ढीले तार, विश्व वीणा में अपनी आज मिला लो ये अस्फुट झंकार। कैसे, चिंता क्या है हे निर्मम, बुझ जाएगा दीपक मेरा, हो जाएगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अंधेरा। हे निर्मम सामंतवादी समाज मेरे प्रेमी, यदि मुझको मिटा ही देना चाहता है, स्त्री अस्मिता को समाप्त ही कर देना चाहता है, तो कर दो, हो जाएगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अंधेरा। इन चीज़ों को समझिए। ये पूरे स्वरूप को लेकर के हम छायावाद का विश्लेषण करें, समझें। साफ कहा है जयशंकर प्रसाद ने, सुन लो, कोई उसकी पूरी विशेषता उसकी परिभाषा में आ गई। जब वेदना की स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तो उसे लोग छायावाद कहने लगे। प्रतीकात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान, उपचार वक्रता, स्वानुभूति में विवृत्ति छायावाद की सर्वमान्य विशेषताएं हैं। ये सब विशेषताएं छायावाद की बनती है। मैं तो कहता हूं कि ये कल्पना का साम्राज्य है। जलालाल ने कविता को कह ही दिया कि कविता कल्पना के कानन की रानी है।
और पंत ने भी पल्लव की कविताओं को कल्पना के विह्वल बाल कहा है। आप देखिए यहाँ कल्पना प्रवणता मिलेगी, स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति मिलेगी, भावना का ऐसा गहरा अतिरेक मिलेगा, वेदना विषाद की प्रधानता मिलेगी और सौंदर्य चेतना, उसकी तो बात ही क्या की जाए। सौंदर्य चेतना देखिए आप, पहली बार आत्मा का उज्जवल वरदान बन गया सौंदर्य चेतना। प्रसाद ने लिखा है, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं। श्रद्धा को देखिए आप, अभी तक बहुत सारी नारियों का, नायिकाओं का चित्रण साहित्य में हुआ। चंद्रवरदाई ने पद्मावती समय में पद्मावती का चित्रण किया, जायसी ने पद्मावती का चित्रण किया अपने पद्मावत में, सूरदास ने किया, गोपियों का चित्रण किया, रामचरितमानसकार भी कम नहीं बैठा, सीता मैया का खूब चित्रण किया। लेकिन प्राचीन रूढ़ अलंकृत से उपमित की गई नारी यहाँ की नारी के आगे फीकी हो गई। जब जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा का चित्रण किया कि कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार, रचित परमाणु पराग शरीर खड़ाओ ले मधु का आधार। शरीर कहाँ है? विभिन्न बाग बगीचाओं के पराग पुष्पों की एक समुच्च काया एक सामने खड़ी हो जैसे। ये एक नए सौंदर्यबोध के साथ साहित्य में नारी आती है। लोक कल्याण की भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, बल्कि मैं तो कहता हूं कि विश्व मानवतावाद का काव्य है। और यही कारण है कि ये आधुनिक हिंदी कविता का स्वर्णकाल है। भाषा संस्कृत निष्ठ तत्संप्रदान खड़ी बोली का प्रयोग। यहाँ तो केवल खड़ी बोली स्थापित होती है, लेकिन ये खड़ी बोली कविता का स्वर्णकाल है। पंत ने लिखा, कविता कहाँ है? एक अलंकृत संगीत बन गया है काव्य। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि संगीत काव्य का अनुयायी बन गया है या काव्य संगीत का अनुयायी बन गया है। इतने बड़े स्तर पर छायावाद ने दिया, इतनी बड़ी बड़ी चीजें दी। उन संकल्पनाओं को ध्यान में रखकर फिर इन कवियों का अध्ययन कीजिए। दर्शन देखिए, प्रत्येक कवि का अलग अलग दर्शन है। एक बार एक परीक्षा में क्वेश्चन आया कि छायावाद का कौन सा कवि विवेकानंद दर्शन से प्रभावित है। आज छात्र आराम से उत्तर करके आ रहा है, बोले कर दिया। क्या कर दिया भाई? बोले सर जी आसान आ गया, ये तो इसका उत्तर तो वो है पंत। कैसे भाई? बोले सर पंत ही तो हैं जो पहले गांधीवाद से प्रभावित होते हैं, उसके बाद मार्क्सवाद से होते हैं, पहले वो छायावादी होते हैं, फिर प्रगतिवादी होते हैं, फिर वो महर्षि अरविंद के अंतश्चेतनावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं। तो सर वो अरविंद दर्शन है ना, वो लिखना गलत कर गया, ये विवेकानंद लिख दिया, अरविंद लिख रहा था ये तो। वाह। और ऐसे हम लोग सरलीकरण के शिकार हो जाते हैं। विवेकानंद दर्शन का प्रभाव आपको मिलेगा निराला के यहाँ, और निराला पर सबसे ज़्यादा अद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव मिलता है। प्रसाद के यहाँ मिलेगा शैव दर्शन का प्रतिभिज्ञ, जो कश्मीरी शैव दर्शन है, जिसकी आगामी जब व्यवस्थित क्लासेज में आपकी शुरू करूँगा तब विस्तार से एक एक बिंदु को डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमको आगे बढ़ना है, पढ़ना है। शेष बातें कल की क्लास में करेंगे। धन्यवाद।